हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी तो एग्ज़ाम तो देते होंगे, लेकिन उस एग्ज़ाम में आप लिटरेचर का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आप लोगों को बहुत डर लगता है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर बहुत बार हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जब भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश का, लिटरेचर का कोई भी, या पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, या लेटर राइटिंग आता है, इस तरीके का कोई भी टॉपिक अगर लिटरेचर से या किसी बुक का क्वेश्चन आंसर आता है तो आप लोग मिस कर देते हैं। बहुत बच्चे तो हैं छोड़ देते हैं। अब छोड़ते क्यों हैं? उन्हें पता ही नहीं होता कि छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे कंडीशन में हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी क्वेश्चन को आप लेफ्ट मत करो। देखो, मैं इसके लिए एक चीज़ बता दूं आप सभी को। इस जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उस एग्ज़ाम में 3 तरीके के बच्चे बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए 3 तरीके के बच्चे हैं इसमें। जो फर्स्ट है, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, राइट, कितना 5 मार्क्स का आता है, तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि सर अगर मान लीजिए इसका आंसर हमें 60 वर्ड में लिखना है, अप्रॉक्स 60 वर्ड में लिखना है, तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मुझे सर 60 वर्ड तो आता नहीं है, और उस कंडीशन में, और इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते भी नहीं है, तो उस कंडीशन में करते क्या है कि इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं हम एग्ज़ाम में, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अगर जो बच्चे, मान लो आपने छोड़ दिया इसको, तो आपको कितने मार्क्स मिले? 0 मार्क्स मिले। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ इसमें लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा ना। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं हैं और उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेफ्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते। दूसरा बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, उसे पता है, ये बहुत तेज होता है, ये सोचता है कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे 60 वर्ड लिखने हैं, चाहे वो गलत हो या सही, मुझे लिखना है। तो ये जब हम यहाँ पर 60 वर्ड्स में लिखना होता है और ये पूरे 60 वर्ड लिख देता है, ये नहीं सोचता कि गलत या सही, तो इसको चांसेस पूरे रहते हैं कि 5 में 5 मिले, 4 भी मिले, या आउट ऑफ 5 3 भी मिल जाए, या 4 भी मिल जाए। ऐसा मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 मार्क्स का है तो उसमें उसको 0 मिल जाए, ऐसा नहीं। अगर कुछ लिखेगा तो डेफिनेटली, है ना, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको इस कैटेगरीज में आना है। कम से कम ये सोच रखनी है कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर उससे रिलेटेड पॉइंट अगर आप लिख देते हैं 60 वर्ड, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलता है। उसके बाद आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यह भी मैटर करता है कि आप सुंदर सुंदर लिखें कॉपी को और 60 वर्ड में लिखें, और उससे रिलेटेड अगर पॉइंट अगर नहीं भी जानते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द भी अगर पॉइंट अगर सोच पाते हैं, आप उससे रिलेटेड सोच पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको 5 में आउट ऑफ 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं। अब हमारे एग्जाम में तीसरे टाइप का जो बच्चा बैठता है, वो होता है जो पूरा 60 वर्ड में लिखता है और पूरे के पूरे जो क्वेश्चन का आंसर है वो राइट देता है, चाहे वो ग्रामेटिकली एरर ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल सही जवाब देता है। तो वैसे बच्चे को बिल्कुल 5 में 5 मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसने तो पूरे 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 मार्क्स का जो वर्ड था उसने उसको फुलफिल किया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो ग्रामेटिकली एरर था, जो हम सोचते हैं कि सर कहीं गलती ना हो जाए, मैं लिख रहा हूँ, क्या वो सही है नहीं है, मन में डाउट होता है ना कि क्या सही लिख रहा हूँ या मैं गलत लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल ये सोचना सही भी है, और आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि लिखते टाइम ग्रामेटिकली एरर ना हो। तो मैं आज का जो क्लास लेकर आया हूं, इसी टॉपिक पे क्लास है आपका, कि कुछ भी हो जाए आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और मैं यही कहूंगा आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आना है। बहुत बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, कहते हैं सर 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर था, लेकिन मैं सर 20 मार्क्स को तो छोड़ ही दिया। बाबू, जब 80 मार्क्स का तुमने एग्जाम दिया, राइट, 20 मार्क्स का तुमने छोड़ ही दिया, तो अब बचा कितना? 60। अब 60 में से है ना, जो मिलना होगा आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है, 60 में से अब आपको 40 मिल जाए, 50 मिल जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना कि अगर हम 80 में 80 लिखते हैं आउट ऑफ 80, तभी हमारे परसेंटेज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, आप उसमें लिखें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जितना 60 वर्ड कह रहा है आपको उसमें लिखना है और उस पॉइंट से रिलेटेड लिखना है, राइट। अब उसके बाद आपको करना क्या होता है, मैं एग्जाम के प्रिपरेशन से बता रहा हूं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो भी आप चैप्टर है आपके बुक में या लिटरेचर में, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, उस चैप्टर का आप चैप्टर रिवीजन करो। पहले आप अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, राइट। जब चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तब हमारी प्रॉब्लम्स ये आती है, हमें तो क्वेश्चन आंसर पता होता है कि इसका क्वेश्चन आंसर ये है,
जब हम कहानी पढ़ लेते हैं किसी भी चैप्टर का, किसी भी लिटरेचर का, कोई बुक ही है, कोई बुक की अगर हम कहानी पढ़ लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं, तो फिर उसको हमें लिखना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसको लिखने के लिए आसान कब होगा, वो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। आज के बाद आपको लिखने की टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम में कि सर कैसे कॉपी भरें और कैसे लिखें। तो आज मैं इसी पर क्लास लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि आज से आपका ये टेंशन बिल्कुल खत्म होने वाला है, राइट। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको करना एक चीज़ है, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं पहले कि अब कोई भी हम जब एग्जाम में मान लीजिए आपको सेंटेंस फुलफिल करना है, राइट, 60 वर्ड फुलफिल करना है, 60 वर्ड में लिखना है, तो 60 वर्ड कंप्लीट करने के लिए आपको सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती होगी कि कुछ ना कुछ सेंटेंस लिख लिख के हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड सोचते हैं, लिखते हैं, तभी जाकर तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और 60 वर्ड कंप्लीट होता है। तो उस सेंटेंस में हम देखते होंगे कि 3 चीज़ें होती है बाबू। क्या क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यही 3 चीज़ें तो होती है ना। देखिए सेंटेंस यही 3 चीजों से मिलकर बनता है, कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, राइट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता होगा, एक वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना, वो आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसके लिए आपको वर्ब के 5 फॉर्म याद होने चाहिए। वर्ब एकदम रट लो जुबान पर, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी एग्जाम देते टाइम, इंग्लिश लिखते टाइम, इंग्लिश की कॉपी लिखते टाइम कभी भी आपको ये टेंशन नहीं रहेगी, सर्किल नहीं करना पड़ेगा। सर कभी कभी देखते हैं बच्चों को, मैं पढ़ाता हूँ उसमें बच्चों को देखता हूँ कि सर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो सर बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बाबू घेर लो, यही तुम्हारा आंसर है। ऐसा आंसर नहीं होता है, आपको खुद से आंसर प्रिपेयर करने पड़ते हैं, अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करने पड़ते हैं, अपने तरीके से लिखना होता है आंसर, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो इस चीज़ का आप भली भांति ध्यान रखें कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप वहाँ से चीज़ों को चूज कर लें और लिख लें। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको खुद से कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आपका वर्ब होता है, राइट। अब वर्ब क्यों होता है, मान लीजिए वर्ब के बारे में बताता हूं थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए ये तीनों ही मिलकर, अगर ये कहूं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो बाबू उसमें जो वर्ब होता है ना वो एक तरीके से इंजन का काम करता है। क्या करता है, इंजन। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर गाड़ी में से इंजन हटा दिया जाए तो गाड़ी चलेगी क्या, बिल्कुल नहीं चलेगी। सर आप भी कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात तो सही है कि चलेगी नहीं। फिर आप समझ सकते हो कि वर्ब का रोल क्या होता है एक सेंटेंस में। तो वर्ब का रोल ये होता है कि आप वर्ब को यूज करना सीखें। कैसे यूज करना सीखेंगे, तो आइए मैं बताता हूं आपको वर्ब के फॉर्म के बारे में। देखिए सबसे पहले आप सभी जानते होंगे वर्ब के फॉर्म के बारे में कि वर्ब के सर 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, 2, 3, 4 और 5th फॉर्म, राइट। अब इस वर्ब के 3 फॉर्म तक आपको याद करने होते हैं। वर्ब का 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म तक आपको याद करना होता है। वर्ब के 4th फॉर्म में आईएनजी लगता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कोई भी वर्ब ले लेता हूं, गो, इसका 2nd फॉर्म होता है वेंट, 3rd फॉर्म होता है गॉन, राइट। अब देखिए गो में ही हम क्या कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, है ना, तो ये वर्ब का 4th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुछ आपको करना नहीं है, जो मेन वर्ब है उस वर्ब में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, वर्ब का 4th फॉर्म। और जो वर्ब 1st फॉर्म था उसमें अगर एस आप ऐड कर देते हैं तो वर्ब के 5th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये चीज यहां से ये सीखा कि हमें वर्ब के फॉर्म जो रट्टा मारना है ना, जो आपको याद करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये वर्ब के फॉर्म रटने होंगे, राइट, क्योंकि इसको याद रखना होगा तभी आप सही वर्ब यूज कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो ग्रामेटिकली एरर्स होते हैं वो ज्यादातर वर्ब से रिलेटेड ही एरर होते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज करें। ओके, तो कैसे, अब देखिए यहां पर मान लीजिए वर्ब का 2nd फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। यहां पर अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकली एरर होते हैं। कैसे एरर आते हैं जरा आप देखिए। जैसे मान लीजिए हम कोई पास्ट की बात लिख रहे हैं, राइट, तो पास्ट के लिए जो वर्ब का 2nd फॉर्म होता है ना, वो वर्ब का 2nd फॉर्म बताता है कि आप पास्ट के एक्शन को लिख रहे हैं। जब कभी भी आप वर्ब के 2nd फॉर्म को लिखें, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक्शन आपका जो है, देखिए सबसे पहले तो ये आप समझिए कि वर्ब होता क्या है। वर्ब की मीनिंग क्या होती है। वर्ब मीन्स क्या होता है, कोई एक्शन वर्ड होगा, कोई एक्शन वर्क होगा, यानी काम। जब कोई भी काम होता है या तो वो प्रेजेंट में होता है, या तो पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है, किसी ना किसी टाइम में वो वर्क कंप्लीट होता है,
राइट। तो जो हम लोग वर्ब लिखेंगे वो उसकी आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखनी है। जो एक्शन आप कर रहे हो ना बाबू, जो भी आप काम कर रहे हो उसका आप सेकंड फॉर्म लिख दोगे, ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो इससे आपने ये सीखा कि मुझे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो याद होनी चाहिए। अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको याद नहीं है तो निश्चित रूप से आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्ब के फॉर्म जितने भी हो सबको रट लो, राइट। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म, मैंने ये कहा कि जब भी कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये वर्ब की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वर्ब जब भी यूज होगा वो आपको बता रहा है कि एक्शन हूं मैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैंने आपको पढ़ाया, राइट, आई टॉट यू। टीच का सेकेंड फॉर्म यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, देखो टॉट, TAUGHT, मैंने लिखा टॉच, टॉट, ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, राइट। टीच का सेकेंड फॉर्म मैंने लिखा टॉट। जो मैं पढ़ाया, पढ़ा, एक्शन यहां पे क्या हुआ, पढ़ाने का एक्शन हुआ, राइट। तो जो मैंने पढ़ाया उसका मैंने क्या कर दिया, सेकेंड फॉर्म लिख दिया, आई टॉट। क्या सर, आई टॉट इंग्लिश, मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश। यानी टॉट जब बोल दिया हमने, इसका मतलब यह कि बात पास्ट की हो रही है। सेकेंड फॉर्म जब भी लग रहा है, जिस एक्शन का आप, जो भी वर्ब का आप सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ वर्ब की चिंता करनी है कि वर्ब आपका सही फॉर्म में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी समय देखना है कि प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट में या फ्यूचर में यूज करना है। ओके, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड फॉर्म जब भी हम यूज करेंगे किसी भी वर्ब का, वो हमेशा आपका पास्ट में होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो जब भी हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने कहा आई टॉट, मैं मान लीजिए मैं जा रहा था कहीं, मैंने देखा, क्या देखा, कल देखने का एक्शन हुआ ना, काम क्या हुआ पर यहां पर, देखने का। तो देखने का इंग्लिश क्या होता है बताओ, सी होता है, और सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ होता है, राइट। अगर नहीं पता है तो आपको सोचना भी है और बताना भी है, और कमेंट सेक्शन में भी बताना है आपको, है ना, कि इसके सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, है ना। तो सी का सेकंड फॉर्म सो होता है। तो अब हम पास्ट की अगर बात कोई कर रहे हैं तो उसमें हम ये लिख सकते हैं ना, सर आई सॉ, क्या, आई सॉ अ स्नेक, आई सॉ एन ओल्ड मैन। तो आप ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो एक्शन कर रहे हो ना, उस एक्शन का आपको सेकंड फॉर्म लिखना होगा। तो सेकंड फॉर्म जब भी लिखोगे वो इंसिडेंट आपका ऑलवेज पास्ट में होगा, हमेशा पास्ट की बात करेगा। मैंने देखा था, मैंने पढ़ाया था, मैंने खेला था, मैंने उसे समझाया था, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, सर अंडरस्टूड होती है। बताओ आप, ड्रीम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी कमेंट करो और बताना मुझे कि ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो मैंने देखा, मैंने सर कल सपना देखा, तो ड्रीम एक्शन क्या था यहां पे, सपना देखने का, एक्शन ड्रीम। तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होगी सर, ड्रैम्ड होती है। तो उसका हमें सेकंड फॉर्म लिख देंगे ना, ड्रैम्ड। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। सर आई ड्रैम्ड लास्ट नाइट, आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट, मैंने कल रात सपना देखा। तो कितना आसान हो जाता है ना, पास्ट का कोई भी सेंटेंस लिखना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके बुक में, लिटरेचर में जो सेंटेंस यूज होता है ना बाबू, सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट का ये छोटा सा स्ट्रक्चर। देखने में भले ही छोटा हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये सेंटेंस है। तो आपको इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारा सेकेंड फॉर्म आपको याद करना है, और खूब सारा एक्शन के साथ, टाइम के साथ इसको बहुत सारे सेंटेंस में यूज करने हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बात हमेशा पास्ट की होगी। तो आपको जब आप बुक पढ़ोगे, लिटरेचर की कोई भी बुक देखना, कोई भी जब सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें सेकंड फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। और हमें दिक्कत होती है इसलिए क्योंकि हम उसकी सेकंड फॉर्म समझते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है। और बहुत बच्चे तो उनको यह भी नहीं पता होता है कि ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। इसलिए नहीं पता चलता है बाबू, क्योंकि आप लोग सेकंड फॉर्म याद किए नहीं होते हो। जिस दिन आप लोग सेकंड फॉर्म याद कर लोगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सेकंड फॉर्म लिखा है, और सेकंड फॉर्म लिखा है तो बात हमेशा पास्ट की कर रहा है, क्योंकि ये काम पास्ट में हुआ है। तो जो भी बात पास्ट में होगी उसमें हमेशा आपको सेकंड फॉर्म लगाना होगा। और कहीं लिखा हुआ है बुक में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, कहीं भी अगर कोई वर्ड ये यूज कर रहा है सेकंड फॉर्म, समझ जाना कि ये बंदा पास्ट का सेकंड फॉर्म लिख रहा है, इसका मतलब ये बात पास्ट में कर रहा है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं पास्ट के और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं बात करूंगा जैसे सेकंड फॉर्म, और भी जैसे हम लोग ग्रामेटिकली गलतियां कर देते हैं। करते क्या है कि देखिए, अब पास्ट के लिए भी एक और हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है बाबू, वाज और वर। ध्यान दीजिएगा यहां पर, वाज और वर
भी पास्ट के एक्शन के लिए यूज होता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जब बुक पढ़ेंगे आप लोग या न्यूज़पेपर किसी प्रकार से आप लोग देखेंगे बुक में कि बहुत जगह वाज और वर यूज किया हुआ होता है, क्योंकि ये भी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, ये भी पास्ट के लिए ही यूज किया जाता है और ये भी पास्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका सही यूज आपको ध्यान रखना होगा। जब भी वाज और वर लिखेंगे ना, तो इसके बाद याद रखेंगे हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आएगी ना, वर्ब की फॉर्म, आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो आप इसके साथ, वाज और वर के साथ। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो यही चीज देखता है कि आप गलतियां ना कर दे हो। अब गलती बच्चे क्या करते हैं, उसमें जब वाज लिखेंगे तो लिखेंगे आई वाज प्ले, तो उस कंडीशन में आपके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। आई वाज प्ले ये ग्रामेटिकली एरर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? ग्रामेटिकली एरर है, ये गलत है, ये सेंटेंस एरर है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस अपने आप कॉपी में लिखते हो अपनी कॉपी में, तो आपका मार्क्स वहां पे कट जाता है। तो इसी चीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आज से आपके ग्रामेटिकली जो मार्क्स कटते हैं वो एग्जाम में ना कटे। तो इसके लिए हमें सही क्या करना होगा, जब भी याद रखना कि वाज और वर कहीं हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो ना, तो वाज और वर के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे आई वाज प्लेइंग, मैंने वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया था ना कि उसमें आईएनजी लग जाता है, तो आई वाज गोइंग, आई वाज टीचिंग, ये सही है। इसके बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देते हो ना वाज और वर के बाद, तो वो भी सेंटेंस आपका सही होता है। क्यों सेंटेंस सही होता है? क्योंकि वो अब आपका पैसिव फॉर्म हो जाता है, और पैसिव फॉर्म में ये रूल है कि वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और इसी का पैसिव फॉर्म होता है सिंपल पास्ट का, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ जो ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो ना, इसी का पैसिव फॉर्म होता है कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, अगर वाज और वर लिख रहे हो ना, तो उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख सकते हो। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सही होता है, राइट। आप सब्जेक्ट कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है, वो आप सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते किसके साथ वाज आता है। तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल, जैसे यू, दे, वी, है ना, और बहुत सारे नेम्स हो गए और प्लूरल हो गया, तो उनके साथ वर आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, वाज जो है उनके साथ हम वाज का यूज करते हैं, है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कब, जब भी आप कहीं भी वाज और वर का यूज करें तो उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जब भी वाज और वर यूज करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो कौन सा सर नहीं लगाना है, ये तो आपने बताया नहीं। तो अब देख लो, आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं। तो कौन कौन सा बचा, बताओ आप, कौन कौन सा बचा? तो सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच गया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो याद रखेंगे, जब भी कहीं भी वाज और वर, आपका सेंटेंस पास्ट में ही होगा, आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है, आपका सेंटेंस पास्ट में होगा। कुछ भी आप पास्ट का कोई भी घटना लिख रहे हो, पास्ट की कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, चाहे वो सिंगिंग हो या कोई न्यूज़पेपर की बात हो या कोई भी आप कुछ भी चीज, एनीथिंग, अगर आप पास्ट से रिलेटेड लिख रहे हो तो उसमें आपको यही सब स्ट्रक्चर पास्ट के यूज करने होते हैं। अब इसमें क्या यूज करना है, और थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं। जैसे वाज और वर के बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है। इसके अलावा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां देखो, वाज और वर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगा देते हो तो वो सेंटेंस एरर हो जाता है, फिर वहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। और यही बच्चे गलतियां करते हैं, जिनके कारण उनके बार बार एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, आपको 60 वर्ड तो लिखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड अप्रॉक्स आता है अगर लिखने के लिए, तो 60 वर्ड तो लिख ही देना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली एरर ना हो। बस ग्रामेटिकली एरर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सही सेंस निकलेगा और आपके मार्क्स पूरे मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हमने देखा कि कैसे वाज और वर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, नहीं तो ग्रामेटिकली एरर हो जाता है। हम सही क्या होता है कि वाज और वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करें या थर्ड फॉर्म यूज करें, राइट। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इनसे रिलेटेड। जैसे वाज और वर के बाद हमने देखा है, क्योंकि ये वाज और वर पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, क्योंकि पास्ट की जितनी भी घटनाएं हैं सब इसी पर बेस्ड है, इस पर और वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं अब वाज और वर के और भी ढेर सारे, है ना, सब्जेक्ट के साथ इनको कैसे यूज करता है कोई बुक या कोई भी बुक का राइटर, कैसे आप एक ही वीडियो में आज के बाद जितने भी पास्ट की जितनी भी घटना है उनको लिखने में कैपेबल हो जाएंगे। आज के बाद आपको कभी भी डर नहीं लगेगा एग्जाम में कि हाँ सर कॉपी कैसे भरनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। खुद क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद ये ऐसा वाला करने की जरूरत नहीं है, सर कहते थे ना यहां से यहां तक बाबू घेर लो, यही आंसर होगा, रट लेना। अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, तो वो अपने लैंग्वेज में आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा मेरा काम करना होगा और इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होगी और सभी सेंटेंसों के साथ। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वाज और वर। वाज और वर मैं बता रहा था, इनके साथ कभी कभी कंप्लीमेंट का यूज भी होता है। आप कंप्लीमेंट भी देखोगे यूज, जैसे मैंने कहा सर आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। सर ही वॉज इंडस्ट्रियस, ही वॉज लेजी, ही वॉज हैंडसम, राइट, ही वॉज हैंडसम। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद वाज और वर के साथ कोई कंप्लीमेंट भी लगता है, कंप्लीमेंट लग सकता है, यानी कोई नाउन हो सकता है उसके जगह पर वाज और वर के बाद कंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये आपका कंप्लीमेंट था। जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा था, जैसे आई वॉज टीचर, आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट, तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मैं एक स्टूडेंट था पहले, तो स्टूडेंट यहां पर कंप्लीमेंट हुआ उस नाउन के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो डूअर का ध्यान रखना है कि जो डूअर कर रहा है वो सब्जेक्ट है ना, अगर वो कर रहा है उसी चीज के लिए, है ना, वो है तो उसका वो कंप्लीमेंट कहलाता है, राइट। अब हम बात कर रहे थे वाज और वर के और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनके साथ वाज और वर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो है इट और देयर। ध्यान रखेंगे, इट और देयर, इट और देयर जो यूज होते हैं सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा देखे होंगे आप लोग बुक में या पढ़िएगा तो आपको खुद एहसास होगा, क्योंकि कहते नहीं कि जब तक हम कोई चीज देखते नहीं है तब तक हमें बिलीव नहीं होता है। तो आपको आज से जब बुक पढ़ेंगे या जब लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो आप देखेंगे जरूर, एक बार नोटिस जरूर कीजिएगा कि सर ने जो बात कहा था उस बात में कितनी सच्चाई थी, तभी तो आप बिलीव करेंगे ना कि हाँ बात सही है या गलत। देखिए दुनिया में बहुत लोग कुछ भी करते हैं, वो आपको सोचना नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि अगर आपसे कोई काम हो नहीं रहा है ना, तो आप ये सोचो कि मैंने उस काम को शुरू क्यों किया था बाबू, शुरू क्यों किया था, उस दिन आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो शुरू सर इसलिए किया था क्योंकि मुझे सपने अपने पूरे करने थे, और मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने थे, और सपने मेरे इसलिए पूरे करने थे, जो काम नहीं हो रहा था उसको इसलिए पूरा करना है क्योंकि जो मुझसे ये कह रहा था कि तेरे से नहीं हो पाएगा, उसको दिखाने के लिए मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है और आपको खूब मेहनत करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या कहता है उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता मत करो आप, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। तो चलिए अब बताते हैं इट और देयर। बहुत बार आपने यूज में देखा होगा इट के साथ वाज लगाते हुए, इट वॉज, है ना, इट वॉज फंटास्टिक सर, इट वॉज ऑसम। आपने देखा होगा इट के साथ जैसे वेदर से रिलेटेड, है ना, इट वाज रेनिंग, राइट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं अगर पूछ देते हैं कि वर्षा हो रही है या वर्षा हो रही थी, यहाँ तो पास्ट की बात करें, वर्षा हो रही थी, तो वो बार बार सोचने लग जाते हैं सर वर्षा हो रही थी, वाज रेनिंग, सर इसमें समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में सब्जेक्ट किसको यूज करें, राइट। बात तो है कि सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। तो मैं आप इन दोनों सब्जेक्टों के बारे में बता दूं, जो इट और देयर है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट ना बाबू इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज किए जाते हैं। अब क्योंकि सर इंट्रोडक्टरी क्या होता है, तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है सिर्फ वो पहचान रखते हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होगी। वैसे इनकी मीनिंग होती है, इट माने यह, आप लोग पता होगा, देयर माने वहां होती है, लेकिन इट और देयर की यहां कोई मीनिंग नहीं होगी। जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं फिर इनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ये फिर ओनली एंड ओनली ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट की कमी को फुलफिल करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, क्या करते हैं, सब्जेक्ट की कमी को फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन तो करते तो दोनों सब्जेक्ट की कमी को फुलफिल है, तो अब दोनों में सर अंतर क्या है। अब कहेंगे सर इट और देयर का यूज कहां करूं, तो मैं आपको बताता हूं इट का सही यूज क्या है और देयर की सही यूज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दूं कि इट का यूज टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है। जैसे टाइम, जैसे मान कितना बजा था सर, इट वाज 7 o'clock, सर 7 बजा था, 7 बजा था, क्या था, रात का समय था, इट वाज नाइट। ओ सर, तो यहां पर समय की बात हो रही है, टाइम पूछ रहा है,
सर 1947 का समय था। अच्छा 1947 का समय था, ये भी तो समय की बात कर रहा है, सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है। तो सर वहां भी तो मुझे इट ही लगाना होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, आपको वहां भी इट लगाना होगा। इट वॉज 1947 सर, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। तो अब बिकेम फ्री कहां से आया सर? बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है। आप भी रट्टा मारो, आप भी पढ़ो, मेहनत करो, आप भी बोल पाओगे। सर इट वॉज 1947 व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। तो यहां पर हमने देखा कि व्हेन बिकम इंडिया फ्री, सेकेंड फॉर्म इट वॉज 1947। ये इट के यूज से तो ही आया था ना। तो आपसे हम सीख रहे हैं और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। सर हमें लिखना सिखा रहे हैं और बोलना भी सिखा रहे हैं। तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना मेरे लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, वो मेरे पास एक बार उनका वीडियो भेजो और बताओ कि हाँ मैंने इन सर से क्लास किया था, दीपक सर से क्लास किया था और आपको वीडियो कैसी लगी, राइट। तो चलिए हम फिर से आते हैं पॉइंट पे। तो इट का यूज और भी बहुत जगहों पे यूज होता है, जैसे समय के वेदर से रिलेटेड। जैसे वेदर, अभी मौसम के बारे में कह रहे हैं, जैसे बहुत गर्मी है सर, इट वाज हॉट, बहुत गर्मी थी, इट वाज हॉट। तो पास्ट की बातों के लिए जो भी हम समय की बात कर रहे हैं उसमें देखा आपने इट लगा रहा हूं, है ना। वर्षा हो रही थी सर, इट वाज रेनिंग, इट वाज स्नोइंग सर। तो जितने भी सब्जेक्ट अभी हमने देखा, राइट, और वो समय की बात कर रहे थे, वेदर से रिलेटेड थे, है ना, डे का, मंथ का, ईयर का। जैसे इट वाज संडे सर, इट वाज संडे, है ना, संडे का समय था सर, इट वाज संडे। यहां पर इट क्यों लगाया? क्योंकि सर समय की बात हो रही है ना, सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि समय की बात करें तो सर इट तो लगाऊंगा ही ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल, कि इट वाज संडे होगा। इट वाज सर जनवरी, सर जनवरी का समय था, जनवरी का मंथ था, महीनों का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए। अब उसको अगर उसको पास्ट में लिखना है तो इट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही हो आप और बिल्कुल सही सोच रहे हो, तब अब आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ देयर के सब्जेक्ट का, है ना। अब देयर भी वैसे ही यूज किए जाते हैं इंट्रोडक्टरी के रूप में, राइट। जैसे मैंने कहा देयर के साथ आप वर लगाओगे, राइट, वाज भी लगा सकते हो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा देयर, है ना। अब एक की बात कर रहे हैं तो वाज लगा देंगे, वर बहुत सारी की बात करेंगे तो सर वर लगाएंगे। जैसे देयर वाज अ चैनल, सर एक चैनल था। देयर वाज अ यूट्यूब चैनल, सर एक यूट्यूब चैनल था। बहुत बार बच्चों से मैंने पूछा, बहुत बच्चे पढ़ने आते थे इंग्लिश, मैंने पूछा कि बताओ एक राजा था, इसका इंग्लिश में सेंटेंस करो। तो बच्चा कह रहा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो राजा का इंग्लिश तो आता है सर किंग, और था का भी पता है सर वाज, है ना। आज से थाते थी, ताते थी, बंत। सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना है, राइट स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आज से आपका ये टेंशन खत्म है। तो उससे मैंने पूछा कि बताओ एक राजा था, क्या होगा सेंटेंस? तो कह रहा सर वाज अ किंग। सर उसमें समझ नहीं आया एक्चुअल में मैं सब्जेक्ट क्या लगाऊं। तो मैंने उसको बताया कि देखो बाबू ये सेंटेंस तुम्हारा इनकम्प्लीट है जब तक आज इसमें देयर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि देयर इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज होता है। अगर देयर आप यहां पर यूज कर देते हो तो वो कमी को फुलफिल कर देता है, जो सेंटेंस में आपको कमी लग रही थी एज अ सब्जेक्ट की, वो कमी को फुलफिल करता है। क्योंकि इसमें कोई डूअर तो था नहीं, एक राजा था, आई डोंट नो कौन, तो वहां पर मैंने कर दिया देयर वाज अ किंग, राइट। देयर वाज अ यूट्यूब चैनल, है ना, वेयर आई टॉट इंग्लिश सर। कौन सा चैनल था? तो इंग्लिश बाय दीपक सर था। सब्सक्राइब कर देना आप सभी के सभी, राइट। तो चलिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब देयर का यूज करेंगे तो वाज और वर आप इसमें फ्री हो लगाने के लिए। बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। देयर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वाज लगाए, वर जैसे बहुत सारे प्लूरल की बात करते हैं तो बहुत सारे की जब बात आती है तो वहां पर आप वर लगाओगे। जैसे देयर वर मेनी बॉयज, देयर वर मेनी बसेज इन माई स्कूल, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। सर मेरे विद्यालय में बहुत लड़के थे सर, बहुत विद्यार्थी थे, है ना, मेरे पास बहुत पैसे से सर। देयर वर, है ना, देयर वर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, देयर वर, है ना, 28 स्टेट्स, लाइक इस तरीके से कहते हैं ना कि भारत में इतने राज्य थे, ऐसे थे, है ना, इतने जिले थे। तो वर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, देयर वर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को खूब सारा प्रैक्टिस करके, है ना, खूब सारा इनका आप यूज करें, आप अपने ग्रामर्स के स्किल्स में इनको ऐड करें, लिखते टाइम बोलते टाइम इनका ध्यान रखें। और बचना क्या है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जब भी वाज और वर लिखेंगे बाबू, है ना, वाज और वर जब भी लिखेंगे ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और फिफ्थ फॉर्म नहीं लगानी है, आप लगाओगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यानी वाज और वर के बाद आप वाज और वर के बाद तो आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हो तो वो बात ऑटोमेटिक पास्ट की होती है। तो पास्ट के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनको मैंने बताया कि सही से यूटिलाइज कैसे करना है, और ग्रामर में ये गलतियां नहीं करनी है। ग्रामेटिकली एरर पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको भी मिलेंगे। आज से जब एग्जाम में बैठना तो क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने की टेंशन नहीं लेनी है आपको कि सर कॉपी कैसे भरे, समझ में नहीं आता, लिखता तो हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता अंदर से। उन बच्चों के लिए खास ये प्रॉपर वीडियो थी जो डरते थे एग्जाम में। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एक्शन हो रहा है उसकी सेकेंड फॉर्म लिख डालो, बिल्कुल पास्ट में वो बात चली जाएगी। बस आपको वर्ब के फॉर्म याद होने चाहिए, राइट। उसके बाद वाज और वर सीख लो, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, वाज और वर, इसका ध्यान रखना है। और वाज और वर का जब यूज करोगे तो वाज और वर के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना और फोर्थ फॉर्म लिखना, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस सही होगा, मीनिंग पास्ट में जाएगी, इंडिकेट हो जाएगी बंदा ये पास्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा है, ग्रामेटिकली एरर भी नहीं होगा, आपकी कॉपी बढ़ती चली जाएगी, वर्ड्स भी कंप्लीट होंगे, आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। तो है ना जादुई चीज, है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात, है ना। तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैंने बताया कि इट और देयर के साथ भी आप वाज और वर का कितने बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वाज और वर पास्ट के लिए बहुत कीमती चीज है, पास्ट का इतना बेहतर स्ट्रक्चर है, पास्ट के इतना यूजफुल और इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप बुक में कहीं पे लिखा हुआ चीज आप खुद देखोगे, पढ़ोगे, जब इसका यूज करोगे तो मान जाओगे कि हाँ सर वाकई में ये जो आपने वाज और वर के बारे में जो बातें बताई सच में आउटस्टैंडिंग था और बहुत यूजफुल था हमारे लिए, और हमें बहुत मदद मिली इसके बाद सर, राइट। तो चलिए वाज और वर का हमने यूज देखा किस तरीके से, इट और देयर का, है ना, इट कैसे यूज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, टाइम वेदर से रिलेटेड बात अगर होगी तो वहां पे इट सब्जेक्ट के साथ वाज और वर को इंक्लूड करेंगे, राइट। उसके बाद देयर के साथ कैसे वाज और वर का यूज करेंगे। बात सभी की सभी पास्ट की हो रही है, जितनी भी हमने स्ट्रक्चर अभी आपको बताया, आप पास्ट की कोई भी बात होगी आप चुटकियों में उसको लिख सकते हैं, आपको सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चर का यूज करना है। और क्या बताया था मैंने कि जो भी थर्ड फॉर्म लिखोगे, जब वाज और वर के बाद कोई थर्ड फॉर्म लिख रहे हो, है ना, तो ये पैसिव फॉर्म होता है। किसका पैसिव फॉर्म? इसी का पैसिव फॉर्म होता है। इसमें कोई डूअर नहीं होता है, यानी डूअर के द्वारा काम नहीं होगा, इसमें कोई काम कोई और करेगा। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट, राइट, द ब्रिज, यहां पर डूअर नहीं था, आई डोंट नो, है ना, यहां पे डूअर कोई और था, पता नहीं किसने ब्रिज बनाया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये पता था कि किसी और ने किया, इसीलिए हम उसको पैसिव फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि पैसिव फॉर्म में वाज और वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए वो बात पास्ट में भी जाएगी और आपका सेंटेंस भी ग्रामेटिकली सही होगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ टीचर जो हैं यही देखते हैं कि ग्रामेटिकली एरर नहीं होने चाहिए, और आप अपने चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें, है ना, और बढ़िया से आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दूं, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड होता है। हैड भी हम लोग पास्ट की घटनाओं के लिए यूज करते हैं। जैसे सर कहा, सर वी हैड लॉट्स ऑफ मनी, हमारे पास बहुत पैसे थे सर, हम लोग के पास बहुत पैसे थे। दे हैड प्राउड सर, उन्हें घमंड था। तो थाते थी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी पोजीशन की बात आती है, हैड की बात आती है, तो बहुत ही ये काम का हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हम हैड के बारे में लिखते हैं, सोचते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे ये पोजीशन की पास्ट में बात करता है। जैसे मेरे पास 500 रुपए थे, मेरे पास 500 रुपए थे सर, आई हैड 500 रुपीज, इसको ऐसे हमने लिखना है। यानी ये कह रहा है कि थे, पास्ट में ऐसा था, मेरे पास पोजीशन था, मेरे पास पैसे थे, है ना, ऐसा सेंस आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग हैड लिखते हैं, है ना। द ओल्ड लेडी हैड अ मैजिकल कोट, राइट, द ओल्ड लेडी हैड, यानी ओल्ड लेडी के पास क्या था, एक मैजिकल कोट था, राइट। तो इस तरीके से जब भी हम सेंटेंस को लिखेंगे हैड लगाकर, तो ऑटोमेटिकली इंसिडेंट आपका जो बात होगा वो पास्ट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आता हूं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हैड का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, खूब सारा प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने आपको अभी जस्ट हेल्पिंग में बताया उसका खूब प्रैक्टिस करो, आप जितना कर सकते हो उतना करो। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है फिर कहना
कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था सब यूजलेस था, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से मैं एक बार और बोल रहा हूँ, खूब अपने दोस्तों को शेयर करो और खूब उन्हें बताओ कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया और क्या आपको रिजल्ट मिला। और इसका और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा ज़रूर, इसका सेकेंड पार्ट प्रेजेंट का और फ्यूचर का भी, उसका भी आप लोग कब तक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें बहुत अच्छा वीडियो लगा। चलिए और भी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। जैसे हैड अभी बताया, अब मान लीजिए कि वाज और वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, और जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं कहीं भी, इसका मतलब ये होता है कि वो काम आपका पास्ट में कंटिन्यू है, चल रहा था। राइट सर आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था सर, आई वॉज प्लेइंग। सर आई वॉज टीचिंग, सर मैं पढ़ा रहा था, है ना। माई मदर वाज स्कोल्डिंग, मेरी माँ डांट रही थी। तो वाज स्कोल्डिंग, जब भी वाज और वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वो काम पास्ट में कंटिन्यू होता है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा आपको कंटिन्यूटी को बताता है, यानी कोई काम लगातार होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सर अभी मैंने बताया था एक पैसिव में, सर वाज और वर्ब के बाद मैंने देखा सर कि वाज और वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन वाज और वर्ब के बाद अगर हम पैसिव में इसका लिखना चाहें जिसमें डूअर काम नहीं है, इसका डूअर के द्वारा काम नहीं हो रहा है, जैसे पेड़ काटे जा रहे थे, है ना, सड़कें बनाई जा रही थी, ऐसे भी तो सेंटेंस आ जाते। अब देखिए सड़कें बनाई जा रही थी, वी डोंट नो कौन सड़कें बना रहा है, अननोन है, यानी डूअर के द्वारा काम नहीं हो रहा है, इसमें डूअर का पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सेंटेंसों को हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। तो पैसिव के लिए इसमें भी रहा था रही थी है, लेकिन हमें रहा था रही थी ताथा तीथी ताथा थैया नहीं करना है। आज के क्लासेस में ये सब बंद करना है। हमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन से मतलब नहीं है, बस ओनली एंड ओनली हमें हमारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। डेफिनेटली आपका मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है और बिल्कुल ग्रामेटिकली एरर कभी नहीं होंगे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, तो करना है आपको सबसे पहले वाज और वर लगा दो, है ना। पास्ट के अगर कंटिन्यू चीजों को दर्शाना है, लिखना है, तो वाज और वर के बाद, है ना, आप एक वर्ड आता है पैसिव के लिए, बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बस आपका सेंटेंस रेडी है। पास्ट का कोई भी काम कंटिन्यू हो, लेकिन ये कंडीशन है कि उसमें डूअर नहीं होना चाहिए, डूअर के तो कोई और होना चाहिए। जैसे सड़कें बनाई जा रही थी, इसमें पता नहीं था डूअर कौन था, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं पता था, इसीलिए हमने कहा सर रोड्स है ना, रोड्स वर बीइंग बिल्ट, सर रोड्स वर बीइंग बिल्ट। आपने समझा ना कि कैसे हमने इसको पैसिव फॉर्म में, सड़कें बनाई जा रही थी, सर पेड़ काटे जा रहे थे, सर ट्रीज वर बीइंग कट, सर ट्रीज यहां लिख देंगे, ट्रीज वर बीइंग कट, पेड़ काटे जा रहे थे। तो इस तरीके से आप खूब सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करें और जितने भी मैंने स्ट्रक्चर आपको पास्ट के दिए हैं इनका आप खूब सारा प्रैक्टिस करें और अपने राइटिंग स्किल्स, और आज से जब एग्जाम में बैठे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बैठे कि सर अब मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्जाम में नंबर कैसे कटते हैं और सर हमारे नंबर कैसे काटते थे, आज मुझे पता चल गया है। इसलिए मैं आज लिखूंगा और आज से लिखूंगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं होगा एग्जाम में। ओके ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। राइट, थैंक यू।